Welcome back to my channel. So today's exam is 2 days ahead. Today we will continue one chapter, that is one important chapter, work power and energy. Okay, already two chapter I completed in last two classes. I think you might have gone through those chapter. So today work power energy. Whatever is important for exam point of view, I am only teaching those portion, not the entire portion. Okay. So first work per energy. What is the work? Work is the product of force and displacement. Or when a force act on a body and the body moves in the direction of the applied force, then work is done. अगर किसी का ऊपर हम फोर्स दिए, जो दिशा में फोर्स दिए, बॉडी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा तो वर्क डन होता है फिजिक्स के अनुसार। तो इसीलिए हम कहेंगे वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, दैट इज जूल। एक्चुअली न्यूटन मीटर SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। सो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहाँ पे न्यूटन मीटर, यहाँ पे न्यूटन मीटर, तो इसीलिए वर्क डन का यूनिट होता है जूल। CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ज। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज। ओके, सो केसेस, टू फैक्टर्स ऑन व्हिच वर्क डन डिपेंड्स। One is magnitude of force and distance moved by the body in the direction of the applied force. Okay, so those are the two factors on which work done depends. Then ये वर्क डन हुआ। वर्क डन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ कंडीशन होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल रहता है। सपोज किसी का ऊपर हम एक इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी अगर मूव करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर सर्टेन एंगल, मैंने कहा वर्क डन तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में रहेंगे। ओके, कभी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है, तो उसी केस में वर्क डन होता है Fs cos थीटा। ओके, Fs cos थीटा। When theta equal to 0, cos 0 equal to 0, cos 0 equal to 1, so maximum work, W equal to Fs. When theta equal to 90 degree, तो cos 90 equal to 0, तो work done is 0. Okay, when theta work done is 0 or minimum work. When theta is 180 degree, then work done is -1. Okay, negative work. तब अभी बहुत सा चीज इसके ऊपर हम बता सकते हैं, जैसे कंडीशन व्हेन नो वर्क इज डन, ए कूली पुटिंग ए हेवी बॉक्स ओवर हिज हेड एंड मूविंग along the platform. So in that case no work is done because the angle between the force and displacement is 90 degree. So in case of uniform circular motion no work is done because the angle between centripetal force and displacement vector is 90 degree. So many cases are there. Also, work will not be done when either force is 0 or displacement is 0. Plain चीज। तो then negative work. नेगेटिव वर्क का केस क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में 180 डिग्री होना चाहिए। सपोज ए पर्सन इज स्विमिंग ऑन इन ए पॉन्ड, सो लोग जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स अप्लाई होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री, सो नेगेटिव वर्क। सपोज यू आर थ्रोइंग ए स्टोन अगेंस्ट ग्रेविटी, इन दैट केस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड बट स्टोन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, सो वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, सो ये सब नेगेटिव। सपोज ए बॉलर इज कैचिंग ए बॉल, क्रिकेट बॉल,
while catching the cricket ball, the bowler will lift his hand in a upward direction. So the direction of force is downward and the direction of motion of his head is upward. So angle between force and displacement is 180 degree. So negative वर्क. ओके, तो अब ये सब कंप्लीट हो गया. नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क को भी मिनिमम वर्क कहा जाता है. तो नेक्स्ट चीज, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it depends upon the path. It is a path function, not the point function. Suppose you are going from one point to the railway station. There are many roads to the railway station. So the shortcut road जो होता है उसी रास्ते में अगर तुम जाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट. तब अलग अलग रोड में जाने पर अलग अलग एनर्जी खर्चा होता है. So work done is a path function, not point function. So it is a scalar quantity. Okay, then next thing, तो कहेंगे एनर्जी. वन इज काइनेटिक एनर्जी, अदर इज पोटेंशियल एनर्जी. ना देन पावर डिस्कशन कर देते पहले. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. समय के अनुसार अगर हम काम करते हैं उससे पावर कहा जाता है. ओके, सपोज एक इलेक्ट्रिक मोटर कोई वेल से पानी लिफ्ट करता, तब तो 1 घंटा में वो सपोज 1000 बकेट पानी लिफ्ट कर पाएगा. लेकिन एक आदमी वहाँ पर अगर काम करेगा 1 घंटा में 10 या 20 बाल्टी उठा पाएगा. तो इसका मतलब किसका which is more powerful? The electric motor is more powerful. So P equal to W by T or joule per second. 1 joule per second is known as watt. Watt is the SI unit of work. इसको तुम कैपिटल W लिख सकते हो. सॉरी, नॉट SI यूनिट ऑफ पावर. इसको तुम कैपिटल W लिख सकते हो बा स्मॉल में अगर लिखेंगे WA, स्मॉल WA डबल T. ओके, तो इसके बाद हम ये चीज देखेंगे. और एक कॉमन यूनिट होता है HP, हॉर्स पावर. वो थोड़ा बड़ा यूनिट होता है वर्क डन का. 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट. अगर नहीं रहेगा न्यूमेरिकल में ये वैल्यू तुम लोग को याद रखना पड़ेगा. देन और एक वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आता है W इक्वल टू F इंटू S. हम जानते हैं P इक्वल टू W बाई T मीन्स F इंटू S बाई T implies F इंटू S अपॉन T मीन्स S अपॉन T का मतलब V और वेलोसिटी. सो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. इसका ऊपर स्मॉल न्यूमेरिकल भी आ सकता, पर पावर इज इन वाट, फोर्स इज इन न्यूटन एंड V इज इन मीटर पर सेकेंड. इसका ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना. देन किलोवाट आवर. एक्चुअली energy, work and energy have same unit because without expense of energy no work is done. So energy जो होता है work वही होता है. हम कभी कभी भी एक यूनिट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वो कमर्शियल यूनिट, वो किलोवाट आवर, वो बिगर यूनिट. जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले जो होता है मीटर बॉक्स में 1 यूनिट जो लिखते हैं, जो मीटर बॉक्स में रीडिंग आता वो किलोवाट आवर, इसको कहा जाता 1 यूनिट. ओके, सो व्हाट इज किलोवाट आवर? 1 kilowatt hour is the energy spent or work done by a source of power 1 kilowatt in 1 hour. Or if a device of power rating 1 kilowatt work for 1 hour, then the energy spent or work done is 1 kilowatt hour. If a device or an appliance of power rating 1 kilowatt works for 1 hour, then the energy spent or work done is 1 kilowatt hour. This one important. Okay, ये होता है 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay, ये
इलेक्ट्रिकल पावर में भी है, यहाँ पे भी है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट होता है। देन स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क डन का भी यूनिट होता है कैलोरी, एनर्जी का यूनिट होता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी। ये खाली रिलेशन याद रखना। देन और एक स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क डन होता है वो ईबी, ईबी मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एटॉमिक पार्टिकल इनके लिए जो एनर्जी हम लेते हैं बहुत माइन्यूट एनर्जी, बहुत वेरी लेस एनर्जी, तो उसी केस में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। 1 ईबी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये थोड़ा याद रखना। ओके, और भी कभी कभी आ सकता किलोवाट किसका यूनिट होता है, पावर का, लेकिन किलोवाट आवर होता है एनर्जी का यूनिट। ओके, तो इसके बाद मैं बताता हूँ जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं ये थोड़ा बताना चाहूँगा। पहले थ्योरी पोर्शन थोड़ा बताता हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ओके, एनर्जी माने what is the definition of potential energy, kinetic energy? You must have known, but this thing will not come. Potential energy equal to mgh। ये होता है दो प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। खाली इतना याद रखना, unless otherwise specified we should take potential energy as gravitational potential energy which is mgh। बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग को हम खींच के लंबा कर दिए, एक खिलौना में अगर हम चाबी दे दिए, ये सब चीज़ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा ग्रेविटेशन जब तक कुछ नहीं दिया गया मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो mgh। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², पर m इक्वल टू मास, v होता है वेलोसिटी। इनका डेरिवेशन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, लेकिन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज लेस इम्पोर्टेंस। सो काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ mv²। देन रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू, मोमेंट ऑफ फोर्स अलग होता है, मोमेंटम अलग होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर फर्स्ट चैप्टर में। मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, न्यूटन सेकंड लॉ का लॉ में ये होता है मास एंड वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम को डिनोट करते हैं p में, स्मॉल p। सो k इक्वल टू p²/2m, where k is kinetic energy। k इक्वल टू p²/2m, स्मॉल m। ये रिलेशन का ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता, 2 नॉन क्वांटिटी रहेगा, एक अननोन क्वांटिटी तुम्हें निकालना, तब इसका ऊपर भी कभी कभी आ जाता न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट चीज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका कहना मतलब W इक्वल टू हाफ m v² माइनस u², where v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो W होता है increase in work done on the body, work done on a body is equal to increase in its kinetic energy। work done on a body is equal to increase in its kinetic energy, means W equal to half small m v² minus u²। here W equal to kinetic energy because it is the energy due to motion। okay, so k equal to W equal to work done during motion of a body is equal to increase in kinetic energy। this is called work energy theorem। then cases, हमेशा ये चीज हम जानते हैं एनर्जी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी कई प्रकार का होते हैं। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हम जिसमें हम न्यूमेरिकल करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करने पर। ओके, एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सपोज ए बॉडी, इफ ए बॉडी रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, देन दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी,
इफ ए बॉडी वाइब्रेट अबाउट ए मीन पोजीशन, खाली इतना याद रखना। तो ये काइनेटिक एनर्जी तीन प्रकार होता है, एक वाइब्रेशनल, एक रोटेशनल, एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हम पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद कंफर्शन, हाँ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, भले वो आने का चांस कम होता है लेकिन ये मैंने जूनियर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट destroyed, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, और द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तब एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज होता है। ये तो कहना सहज है, लेकिन सब एनर्जी को चेंज को दूसरे एनर्जी को चेंज करेंगे वो बहुत टीडियस और एक्सपेंसिव, बट सहज में हो जाता। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी को, और हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी को। इसीलिए फ्यूचर में हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स ओनली वर्क, इसीलिए लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसका ऊपर ही आधार पर ही लिखा जाता है। वर्क एंड हीट आर इंटर कन्वर्टेबल। हम मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होता है, भले हीट इज ए सेकंड ग्रेड एनर्जी, वर्क इज ए फर्स्ट ग्रेड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की इसका लॉस नहीं होता, हीट एनर्जी को ही हम जितना भी संभाल के रखेंगे कुछ ना कुछ तो नष्ट माने डिस्ट्रॉय होते ही रहेगा। तो एनी हाउ, तब ये हो गया, हम हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा चेंज होते रहे, ये याद रखना। हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का पढ़ेंगे कन्वर्शन। मैकेनिकल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है। सपोज ये हैमर एट ए हाइट, कोई हाइट का ऊपर हाइट में एक हैमर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द हैमर इज मेड टू फॉल ऑन ए नेल फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, एक नेल अगर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, देन ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अच्छा, सो दैट द फॉलिंग हैमर इज नाउ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्शन हो गया पोटेंशियल एनर्जी को। When it strikes the nail, hammer does work on the nail. The kinetic energy of the hammer changes into kinetic energy of the nail. खाली इतना याद रखना, when a hammer is striken over a nail, the kinetic energy of the hammer is converted into the potential energy of the nail, due to which the nail moves on the wooden plank. Okay. To wound of a elastic spring, watch spring has elastic potential energy, which is equal to the work done in bringing the spring to the wound of state. विंडिंग कर देने पर इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये एनर्जी खर्चा हो जाएगा जो इसको मोशन करेगा, वो जो स्प्रिंग और खिलौना, तो ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, व्हेन द स्टिंग ऑफ ए बो इज पुल्ड, एक जो धनुष जो होता है एरो और बो, तो उसी केस में व्हेन द स्टिंग ऑफ ए बो इज पुल्ड, सम वर्क इज डन व्हिच इज स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ द बो। इसका बो जो ऐसे सब था ये डिफॉर्म हो गया, तब ये तो ऐसे स्टेट था, ये जो डिफॉर्म हो गया यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टोर हो गया, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ऑन रिलीजिंग द स्टिंग, the shoot an arrow, to shoot an arrow, the potential energy of the bow changes into kinetic energy of the arrow, which make it move. देखो, जब when during shooting of an arrow, when the bow is bent, then it some potential energy is stored in the bow, BOW. On releasing the sting to shoot the arrow, the potential energy of the bow changes into the kinetic energy of the arrow, which make it to move forward. Okay, then different form of energy, ऐसे ये सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये काफ़ी सारे एनर्जी, ये कन्वर्शन ऑफ एनर्जी हम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी एनर्जी को चेंज होता। मैं फर्स्ट थोड़ा सा बताता हूँ सोलर एनर्जी। Solar energy, the energy obtained from the sun rays, sunlight is called solar energy.
एक्चुअली सोलर एनर्जी में हम लोग देखें सोलर पैनल होते हैं, सब घर का ऊपर जो होता है छत का ऊपर, ये सोलर पैनल होता है, एक ब्लैक स्ट्रिप एक वाइट स्ट्रिप, ब्लैक स्ट्रिप वाइट स्ट्रिप, ये सब सोलर सेल होते हैं। Those are made up of semiconducting material like germanium and silicon. When sunlight falls over them due to heat, then flow of electron takes place. That's why solar energy বা heat energy, solar energy is converted to electrical energy. सोलर सेल, सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल होते हैं जो जर्मेनियम सिलिकॉन में बना होता है, तो इसके ऊपर सनलाइट पड़ने पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन हीट एनर्जी, हम जानते हैं बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग ऑफ ऑयल, ये सब हीट एनर्जी। देन लाइट एनर्जी, light is the form of energy by which other thing can be seen, light energy. Then chemical energy, the energy possessed by fossil fuel like coal, petroleum। जैसे देखो हम एक बाइक चलाते हैं, वहाँ पे कोल, पेट्रोलियम या डीजल का अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, देन हीट एनर्जी। ओके, सिमिलरली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस केमिकल एंड इलेक्ट्रिक ना है, तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। हम जब खाना खाते हैं तो अब यहाँ पे सोलर एनर्जी, so solar means light energy, solar energy means it can be explained as light energy, light comes from sun। Then in case of माने respiration, chemical energy of the food is converted to heat energy, so many examples are there। Then hydro energy, वो होता है वाटर से जो एनर्जी मिलता, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हाइड्रो एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ ए माने टर्बाइन। ओके, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जी which is obtained due to some charged body, positive or negative flow of charge is called electricity। तो चार्ज जो फ्लो होता है कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी डेवलप होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी we obtain from a nuclear power plant due to nuclear fission। Why I am emphasizing over this, you just mean it, the energy of that can be obtained from a nuclear power plant by nuclear fission, not fusion, is called nuclear energy। The nuclear energy is obtained from a nuclear fuel in a nuclear power plant, लाइक रेडियम, पोलोनियम, हमारा एक न्यूक्लियर फिजिक्स एक रिलेशन है। तब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते। देन विंड एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी बाय द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इन ए विंड मिल, ये जो विंड एनर्जी होता है ये विंड मिल में, लेकिन इसका कमी रहता है, हाँ सबका कमी क्या रहता है, ये नेगेटिव साइड होता है, ये तो चीप ब्यूटीफुल एवरग्रीन, तो पैसा ज़्यादा लगता है, वही बात, वो पोल्यूशन थी, ऐसे लिख देना इधर उधर का चीज। ओके, विंड एनर्जी भी ऐसे। देन साउंड एनर्जी कंप्लीट। ओके, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, जैसे ये इम्पोर्टेंट, भले इजी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज डायनामो और जनरेटर। ये स्मॉल जनरेटर इज कॉल्ड एज डायनामो। याद रखना, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ये होता है मोटर। ओके, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक आयरन, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो थर्मोकपल। ये बच्चों थोड़ा याद नहीं रख पाते, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, स्पीकर, ये भी बच्चों इसी में परेशान हो जाते, तो स्पीकर कौन है, माइक्रोफोन कौन है? अरे साउंड निकलेगा तब जब स्पीक होगा व स्पीच होगा, स्पीकर साउंड निकल, स्पीकर होने पर तो साउंड निकलेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी, स्पीकर, साउंड से इलेक्ट्रिकल वो होता है माइक्रोफोन, समझे? स्पीच से स्पीकर, तो इलेक्ट्रिकल से
साउंड एनर्जी स्पीकर, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन ये माइक्रोफोन, चार्जिंग ए बैटरी ये हो गया इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, व्हेन द सेल इज इन यूज ये भी इंपॉर्टेंट, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ओके। देन केमिकल टू लाइट, लाइटेड कैंडल, तो लाइट टू केमिकल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ओके। देन इलेक्ट्रिकल टू लाइट, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट टू इलेक्ट्रिकल फोटो सेल, जो सोलर सेल जिसको बोला जाता है, ये हो गया। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट। जो एनर्जी जितना भी हमें मिलता है हम सारे एनर्जी को यूज नहीं कर पाते, सम एसेंशियल फॉर्म आर बीइंग वेस्टेड एज अननेसेसरी फॉर्म, जो हम चाहते नहीं, हम कितने भी कोशिश करते पूरा एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम जैसे कितने भी कोशिश करते टीचर जो पढ़ाता हम 100% हमारे दिमाग में हम स्थापन नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ लॉस होता है। लॉस इन द इनहेरेंट थिंग व्हिच हैपेंस एवरीवेयर एनीवेयर एंड ऑल वेयर, सब जगह वो होता ही रहता है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। एनी हाउ दो द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी टू द अनडिजायरेबल और अनयूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ओके। सो and this part of energy is called degradation of energy। डिसिपेशन होने पर जो कन्वर्ट हो गया अनयूजेबल फॉर्म, वो हो गया डिसिपेशन। देखो कोई किसी का फादर ने इसका बेटा को पैसा दिया, तो माँ बोले कितना पैसा दिया ना, 500 रुपया। माँ सपोज 500 रुपया दे, पापा बोले ये जो 500 रुपया दिया ये थोड़ी काम पे लगने वाला है, वो इधर उधर का खर्च कर देगा, वो डिसिपेशन। और जो खर्चा हो जाएगा ये हो गया डिग्रेडेशन। डिसिपेशन लीड्स टू डिग्रेडेशन। सपोज हम इसका ऊपर पैसा लगाए, जो बिना मतलब का पैसा लगाए कोई जगह में, तो ये डिसिपेशन हुआ। अगर ये पैसा बर्बाद हो गया तो डिग्रेडेशन, ओके। या तुम लिख सकते द कन्वर्शन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू एन अनडिजायरेबल फॉर्म इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ओके। एक्चुअली इसको डिसिपेशन भी कहा जाएगा, लेकिन डिग्रेडेशन भी कहा जाएगा, क्योंकि डिसिपेशन लीड्स टू डिग्रेडेशन, ओके। देन कन्वर्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने कहा, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट theoretical verification of the law of conservation of energy, or the proof that the total energy remain constant for a free falling body। ये याद रखना, इसी में कोई बॉडी अगर फ्री फॉल होगा तो सबसे हाइट ऊपर हाइट में इसका पोजीशन है, फिर बीच में एक पोजीशन ले लेंगे बी, तो ग्राउंड में एक पोजीशन ले लेंगे सी। सो ए बी सी प्रत्येक जगह में टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो प्रत्येक जगह में ये होगा mgh, समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे ऊपर वाला हाइट में ए पॉइंट में इसका काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज v इज 0, बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट में v 0 होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो हाईएस्ट पॉइंट में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एट द हाईएस्ट पॉइंट टोटल एनर्जी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बीच में अगर रास्ते में आ गया मिडिल में, वहां पे बहुत काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पूरा जमीन पर ग्राउंड में वहां पे टोटल एनर्जी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज h इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड equal to potential energy at some high at the highest point, or kinetic energy at the ground is equal to potential energy in the space। This relation is very important। तो मैं तुम लोग को भी बताता हूँ, भले वो काइनेटिक न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी मांगेगा या पोटेंशियल एनर्जी मांगेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना भी दिया हुआ मतलब कहाँ फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बनी।
अगर एच दिया हुआ मतलब ये मांगा सपोज काइनेटिक एनर्जी एमजीएच, सब न्यूमेरिकल में बिकॉज एमजीएच एंड हाफ एमजी स्क्वायर आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, तब इसका ऊपर परेशान होना नहीं चाहिए। तो अब इसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ जैसे पेंडुलम में, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम का 3 पॉइंट जैसे वाइब्रेशन हुआ, ये मेन पोजीशन से ऐसे फिर मेन पोजीशन को आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन को जाएगा, फिर मेन पोजीशन को आएगा। तो मेन पोजीशन में इसका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ हाईएस्ट पोजीशन में इसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है। सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी 0, मेन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर लेफ्ट साइड हाईएस्ट पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन, तब इसका ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तब ये अगर तुम लोग का हुआ, अभी थोड़ा मैं तुम लोग को न्यूमेरिकल का के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ, तब थोड़ा ध्यान। देखो बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। नंबर 10, द पावर ऑफ ए मोटर 40 किलोवाट। सो मैं एक नंबर देता हूँ, P इक्वल टू 40 किलोवाट इक्वल टू 40,000 वाट। F दे रखा है 20,000 न्यूटन। तो अब V निकालना, P इक्वल टू एफ भी, तो आराम से यहाँ V आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट। देन सेकेंड न्यूमेरिकल, ए मैन स्पेंड 7.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी बाई 74 मीटर इन द डायरेक्शन इन व्हिच ही अप्लाइड फोर्स। ओके, तो अब एनर्जी होता है वर्क और एनर्जी, तब हमेशा वर्क डन लिखना। तुम W लिख देने पर कोई सोचेगा ये वाट्स है, तो वर्क डन या WD हम लिखते हैं इसे WD, कोई मना नहीं, कोई तो मैंने कंफ्यूज नहीं होने वाला है। वर्क डन इक्वल टू कितना दे रखा है 7.4 किलो जूल इक्वल टू 74000 जूल, बिकॉज 1 किलो जूल 1000 जूल। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड বা डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 74 मीटर। देन दे रखा है टाइम हमेशा सेकंड होना चाहिए वाट में आने के लिए। तो अब W इक्वल टू एफ ये कहा फाइंड द वर्क डन, एनर्जी कितना और वर्क डन कितना, W इक्वल टू एफ पावर कितना, Fs P होता है W/T, मीन्स Fs जो रहा, वर्क डन जो हुआ, ये T सेकंड में डिवाइड कर देंगे, जो होगा वो वाट। ओके, कभी कभी ये भी आ सकता ऐसे, ये पंप इज यूज टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर, तब मास ऑफ वाटर M इक्वल टू 600 kg फ्रॉम ए डेप्थ H इक्वल टू 75 मीटर, टाइम होता है 10 सेकेंड, वर्क डन इक्वल टू mgh इक्वल टू 600 इंटू 9.8 या 10, क्या कुछ बताया होगा ना, 10 दिया हुआ 10 इंटू H 75, तो अब ये होगा 45 1 2 3 इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁵ जूल। ओके, लाइक दिस। द पावर एट व्हिच द पंप वर्क, ये फर्स्ट बिट चला गया, सेकेंड बिट P इक्वल टू mgh अपॉन T, तब हो गया 45 1 2 3 4 अपॉन T कितना है 10, ये हो गया तुम्हारा 45,000 वाट या 4.5 किलोवाट। द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%, याद रखना ये इम्पोर्टेंट थोड़ा,
efficiency equal to power output or useful power upon power input implies एफिशिएंसी कितना दे रखा है 40%, 0.4 इक्वल टू यूजफुल पावर हम लोग का आया 4500 अपन पावर इनपुट. ओके, implies power input equal to 4500 अपन 4 तब होगा 112.5 किलोवाट. ये जो पावर इनपुट होता है दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ द पंप. अच्छा नहीं आओ, इसके बाद थोड़ा देखेंगे जो इम्पोर्टेंट मैं वही बताता हूँ. ये बहुत इम्पोर्टेंट, भले ये इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट. How is the kinetic energy of a moving cart affected if its mass is doubled? 3 नंबर K1 लिख दिए हाफ m v स्क्वायर v1 स्क्वायर m1. K2 लिख देंगे हाफ m2 v2. v तो कांस्टेंट है, मास खाली डबल हुआ. ओके, बट m2 इक्वल टू 2m1 implies K2 इक्वल टू हाफ इंटू 2m1 इंटू v स्क्वायर implies K2 इक्वल टू 2 इंटू हाफ m1 v स्क्वायर. बट हाफ m1 v स्क्वायर इक्वल टू K1 implies K2 इक्वल टू 2K1. सेकेंड बीट if its velocity is reduced to 1/3 of its initial velocity, this type numerical important. K1 equal to half m v1 square, K2 equal to half m constant v2 square, but v2 equal to v1 upon 3 implies K2 equal to half m v1 upon 3 का स्क्वायर implies K2 equal to half m v1 square upon 3 implies K2 equal to 1/3 half m v1 square implies K2 equal to 1/3 0 स्क्वायर कहाँ है. हाँ, v1 ये 9 होना चाहिए, तो गलत हो गया. अच्छा, 1/9 K1, K2 इक्वल टू K1/9. ओके, देन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल 14. ये बॉल ऑफ मास 10 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर. इट इज रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर. एक बॉल यहाँ से गिरेगा ग्राउंड को, ये ग्राउंड, ये रिबाउंड हो जाएगा कितना दूर तक 4 मीटर. ये टोटल हाइट कितना है 5 मीटर. ओके, हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, बॉल का मास दे रखा है 10 ग्राम. आंख बंद करके 10 ग्राम को हम चेंज कर देंगे, कितना है ये 10.01 kg ऐसा यूनिट को. तब हम फास्ट लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल mgh. कंप्लीट. ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. तब potential energy at the height equal to kinetic energy at the ground. Potential energy at the height equal to kinetic energy at the ground. So kinetic energy of the ball just before striking the ground equal to potential energy at A. फर्स्ट बीट था potential energy
ऑफ द बॉल, ये एट इनिशियल पोजीशन, ये हो गया mgh इक्वल टू 0.01 इंटू 9.8 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 0.49 जूल। सेकेंड बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल just before striking the ground equal to potential energy of the ball at the initial position, सेम रहेगा 0.49 जूल। ओके, काइनेटिक थर्ड बिट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर रिबाउंड। ओके, मेरा कहने का मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर रिबाउंड। ओके, इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये कितना होगा बाबा, ये इम्पोर्टेंट, mgh डैश, ये मीन्स m कितना है 0.01 इंटू 9.8 इंटू 4, ये 4 लेना है नॉट 5, इक्वल टू होगा 0.392 जूल। था फोर्थ बिट, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कितना लॉस हुआ, इक्वल टू 0.49 जूल था, ये जो रिबाउंड होने के बाद हुआ कितना 0.392 जूल इक्वल टू 0.098 जूल। ये कहेगा गिव ए अकाउंट फॉर द रीजन दिस लॉस ऑफ एनर्जी appears in the form of heat energy and sound energy when the ball strikes the ground। ओके, तो ये लेसन का सब चीज हम कर देंगे कैसे, जितना भी रहेगा काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। खाली मैं एकाध न्यूमेरिकल कर देता हूँ, ये 5 नंबर, ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स वाटर from a lake whose water level is at a height of 50 meter above the turbine। सपोज ये लेक, ये टर्बाइन, ये वाटर लेवल कितना में है, एच होता है 50 मीटर। ओके, एज्यूमिंग ओवरऑल एफिशिएंसी 40%, एफिशिएंसी हो गया 40%। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर व्हिच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन each second, time equal to 1 second, to produce power output 1 megawatt equal to 10 to the power 6 watt। ओके, तब efficiency equal to power output upon power input। पावर एफिशिएंसी हो गया 0.4, पावर आउटपुट हो गया 10.6, पावर इनपुट हो गया mgh। ये क्या निकालना है, ये कैलकुलेट मास, g दे रखा है 10 इंटू h कितना है 50। ओके, इसी में से हम निकाल सकते हैं m इक्वल टू 10 to the power 6 m इंटू 4 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 100 ये 10 to the power 7 कर देते इसको, क्योंकि 0.4 के लिए 10 आ गया नीचे, ये 10 to the power 7 हो गया, ये नीचे कितना रहा 5 इंटू 100, तब ये ऊपर हो गया 10 to the power 5, ये कट गया 5, तब ये m इतना रहा, हाँ m इक्वल टू, m तो चला गया, m इक्वल टू 10 to the power 5
10⁵ upon 20. Okay. तो 10⁴ upon 2, तो 1 2 3 4 by 2, तो 5000 equal to 5000 kg. Okay. So anyhow, I tried to complete what are important for the exam. One chapter completed work, power energy. Hope you will go through it and will be beneficial for the exam. Wishing you all the best. I remember. Thank you.